एक बार फिर संजय शुक्ला एडवोकेट, जो बहुत अनुभवी है और बहुत महारथी है, और लखनऊ हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन को वाइड और इसके स्कोप के बढ़ाने पे बहुत बार इन्होंने चर्चा की है और आंदोलन किया है। आज हम संजय शुक्ला जी से ये जानते हैं कि आखिर इतना बड़ा हाईकोर्ट का प्रोमाइसिस है और इसको बेंच के रूप में जाना जा रहा है कि प्रिंसिपल बेंच इलाहाबाद है और उसका सिटिंग एट लखनऊ है, जबकि लखनऊ बेंच में 14 जिले और अगर कुछ उसके इर्द गिर्द के जोड़ें तो 17 के आसपास में उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। तो क्यों इसके जुरिडिक्शन के बढ़ाने पे लेके जो आंदोलन हो रहा था वो आंदोलन को सक्सेस नहीं हुआ, और आंदोलन में क्या ऐसी कमी रह गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और मतलब स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो एडवोकेट्स के डिमांड थे लखनऊ के जुरिडिक्शंस को बढ़ाने को लेकर के, उस पे प्रकाश डालें और किस वजह से ये काम अधूरा पड़ा रह गया और कौन सी ऐसी वजह है जिसको करने से या जिस पे अमल करने से, लोगों को सुझाव देने से जुरिडिक्शन बढ़ाया जाता है। शुक्ला जी, आपका सादर अभिनंदन है। धन्यवाद सज्जा सर। आपने मुझे बड़े ज्वलंत प्रश्न पे, जो मेरे मन में पीड़ा थी और है, और जब तक ये नहीं हो जाता, जुरिडिक्शन नहीं बढ़ता है, तब तक पीड़ा बनी रहेगी। आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। जो समस्या जो मुख्य मुझे जो लगी, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, इसको कोई अन्यथा न ले, कि जो आंदोलनकारी हैं, जो हमारी ऊपर भावना जा रही कि वकील चाहते हैं, हम साथी चाहते हैं कि यहाँ पे जुडिशियल बढ़ जाए ताकि हमारी कमाई बढ़ जाए, जबकि मूल कारण यह है कि हमारा बाध्यकारी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में रह रहा है, गाजियाबाद में रह रहा है, जो पूरब में तो उत्तराखंड बन गया है, नहीं तो वहां के लोग भी यहाँ आ रहे थे, वहां नैनीताल हाईकोर्ट बन गया, बड़ी अच्छी बात हुई। वो लोग आके इलाहाबाद आते हैं, तो कभी अपने को स्वयं रख के वहां पे देखें कि उनको कितनी पीड़ा होती। वादी और प्रतिवादी अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तो मेरे हिसाब से दोनों ही वादकारी हैं, वो चाहे वादकारी है चाहे प्रतिवादी है, वादकारी ही है। तो दोनों का ही कष्ट हो रहा है, और जस्टिस डिलेड इन जस्टिस डिनाइड, आर्टिकल 21 भी कहता है कि स्पीडी ट्रायल। तो जब हमारा भागने दौड़ने में ही, अन्य कारणों में ही खर्चा होता रहेगा, तो हम कहां से निर्णय ले पाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये समस्या अधिवक्ताओं की मांग नहीं, ये आम जनता की मांग है, आम पीड़ित की मांग है, आम वादकारी की मांग है, जिसको हम जो आज प्रजातंत्र है, हर जगह जहां देखते हैं कि इस कारण से हमको मत अधिक मिल सकते हैं, उधर हमारी सरकारें भी झुक जाती हैं, उनके निर्णय भी पलट जाते हैं। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी रास्ता बता देते, अपनी मंशा बता देते, और कहीं कहीं उसके बाद सरकार उसका जिप्तित जो भी अभीक्षित परिणाम है वो प्राप्त कर लेती है। तो इस मामले में ये जनता की आवाज है, तो हमको चाहिए आंदोलन के, जो आपने बात कर ली तो हम वहीं से शुरू हो रहे हैं। ये अधिवक्ताओं के बस का आंदोलन नहीं है, ये इसमें हमको जनप्रतिनिधि, हाँ जनप्रतिनिधि जो है, हमारा जो वार्ड मेंबर है वो भी जनप्रतिनिधि है, हमारा ग्राम प्रधान है वो भी जनप्रतिनिधि है, हमारा ब्लॉक प्रमुख है वो भी, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वो भी जनप्रतिनिधि है, हमारा नगर पालिका अध्यक्ष भी प्रतिनिधि है, हमारा मेयर भी जनप्रतिनिधि है, और हमारे विधायक भी जनप्रतिनिधि है, और सांसद भी। तो हमको आ रहे जो जनप्रतिनिधिगण है, ये जनता की आवाज पे ही चुने जाते हैं, जनता की मांग पे ही को सर माथे रखते हैं, तभी ये वहां तक संसद तक पहुंचते हैं, विधानसभा तक पहुंचते हैं, या स्थानीय जिला पंचायत तक पहुंचते हैं। तो इनके स्तर से ये जनप्रतिनिधियों को ये अपने प्रस्ताव भेजने चाहिए सरकार को, और हम थोड़ा सा भी इसमें आगे बढ़ेंगे, अगुवाई करेंगे, लीड करेंगे। अधिवक्ता वैसे भी जो अपने न्याय का स्तंभ है, उसकी मुख्य मेरुदंड है,
तो अगर ये थोड़ी भी अगुवाई करेंगे, क्योंकि हर जिले में जो ग्राम प्रधान होते हैं उसमें से 40% कम से कम ग्राम प्रधान इन हमारे अधिवक्ता साथियों के ही परिजन, पत्नी या ऐसे लोग होते हैं जो उनके ही प्रभाव में होते हैं। प्रभाव उनका नहीं होता है। हमारे अधिवक्तागण आम जनता की आवाज उठाते हैं, उनकी बात रखते हैं, उसी कारण हमारी जनता उन हमारे अधिवक्ताओं से जुड़ती है और उनके कहने पर प्रत्याशी का चयन करती। तो हमें मुख्य आवाज जो हमारी है वो जनप्रतिनिधि अपना प्रस्ताव अपने अपने उच्च अधिकारियों को भेजे, विधानसभा में प्रस्तुत करें, विधानसभा अध्यक्ष को दें, और विधानसभा के और क्या नाम जो हमारे सांसद है वो चाहे किसी पार्टी के हों, वो चाहे हमारे यहाँ से पीलीभीत से वरुण जी भी सांसद हैं, वो अपनी भाजपा से अलग लाइन करके भी आवाज उठाते हैं, क्योंकि उनके मन में आता है वो बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं ये भी चाहता हूं कि बात को भी आगे उठाएं लोकसभा में, क्योंकि हर सांसद से मैं नहीं समझता हूं कि उसमें ये क्षमता है। लेकिन मैं अचानक मेरे चेहरे पे नाम आ गया, मेरे मुंह में नाम आ गया वरुण जी का, उनकी माता आदरणीय मेनका गांधी का, कि ऐसे लोग आवाज उठाए। सोनिया जी तो अभी राज्यसभा में चली गई, उनका विचार आया, लेकिन चलिए उनको जाने दीजिए राज्यसभा में, उनके बस का भी नहीं है। तो ये जनप्रतिनिधि अगर आवाज उठाएंगे, अब मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि अभी बार काउंसिल के भी हमारे प्रत्याशी जो है, कुकुरमुत्ता शब्द गलत है लेकिन मुंह से निकल गया इसलिए बोल दिया मैंने, प्रत्याशी भी उभर के बहुत से आ गए हैं। हमारे साथी शिरीष मल्होत्रा साहब हैं बरेली मंडल से, शायद जहां तक मुझे याद है 3-4 बार के बार काउंसिल मेंबर हैं। बीच में क्योंकि इनका रोटेशन होता रहता अध्यक्ष, तो कई बार वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बरेली मंडल की बात से शुरू होता हूं। हर 6 महीने पे रोटेशन होता है कि एक बार में मेंबर। जी जी, तो वो कई बार, इसीलिए मैंने कहा कई बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बड़े ही आत्मीय और सक्रिय क्या नाम हमारे वो बार काउंसिल के मेंबर हैं। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं, और फोन से तो वो मुझे इससे ज्यादा परिचित है कि कभी मैंने किसी वकालत के रजिस्ट्रेशन के लिए फोन से कहा तो कहने लगे बस आप तशरीफ ले आइए, जो भी हमारा नया अधिवक्ता उनके पास जाने को चाहा। तो उनका आत्मीयता से मैं ऋणी तो नहीं हूं, लेकिन मुझे उनका अनुभूति बहुत ज्यादा है, बहुत आत्मीय। लेकिन जो मुख्य चीज बरेली मंडल से मैं शुरू कर रहा हूं कि बरेली मंडल में प्रत्येक शनिवार को हमारे अधिवक्तागण हड़ताल कहिए बायकाट करते हैं, बायकाट करते हैं कि हम वादकारी या कोई चुनाव वो न्यायालय में कोई अपना मुकदमा दाखिल नहीं करेंगे, बहस में नहीं आएंगे। उसकी समस्या क्या होती है, अधिवक्ता के पास दूसरा काम नहीं होता। एक तो हमारे जो अधिवक्ता हैं उनकी भी रोजी रोटी की समस्या उसके कारण क्या नाम प्रभावित होती है, और हमारा वादकारी परेशान होता है। और उसका लाभ कौन उठा रहा है? न्यायिक अधिकारी और न्यायिक कर्मचारी। और जहां तक मैं जानता हूं अभी तक केंद्रीय स्तर पर कोई आवाज पश्चिम उत्तर प्रदेश में पीठ स्थापित करने की नहीं है, कोई मांग अभी तक नहीं है। मेरठ के लोगों ने आंदोलन की है, लेकिन अभी वो आंदोलन लगातार जब से मैं वकालत में हूं तब से मैं देख रहा हूं। हालांकि वो आंदोलन अभी सक्सीड नहीं कर पाया है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं ना, आंदोलन में गति नहीं मिल पाई है अभी। क्योंकि एक थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने कहा कि वकीलों के बस की बात नहीं है, यकीनन इस बात में आपके दम है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ना तो स्टेट गवर्नमेंट और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट वकीलों के प्रति कोई भी वफादारी करना चाहती है। क्योंकि सरकार कोई भी हो और किसी भी तरह की हो, सरकार की आंखों में आंखें डालकर अगर कोई बात करना जानता है तो वो सिर्फ एक पेशा है जिसको हम वकालत का पेशा कह सकते हैं। अदरवाइज सरकार से सभी डरे सामे होते हैं। हालांकि अगर वकालत में भी देखा जाए तो तमाम वकीलों पे यूएपीए के साथ साथ कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिसमें कई सालों के बाद लोग बाहर निकल करके आए हैं। तो इस तरीके से सरकार गंभीर नहीं है। अगर शुक्ला जी दूसरी तरफ देखा जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर की जाए तो तहसीलों में वकीलों के पास बैठने के लिए टीन के छज्जे, और जिले की अदालतों में अगर देखा जाए कि बरसात के मौसम में सर छुपाने की जगह सरकार नहीं दे रही है। तो जिस आर्टिकल 21 की बात करते हैं, अगर
उसमें न्यायिक ऑफिसर, जैसे अधिवक्ता को कहते हैं कि कोर्ट का वो ऑफिसर होता है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, तो जो जिसको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट सिर्फ टेबलाइज रिपोर्ट पे कह सकते हैं, अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं है एडवोकेट एक्ट के प्रोटेक्शंस के लिए, एडवोकेट एक्ट सिर्फ एक डफरिंग सिचुएशन में 1961 में बना दिया गया, जिसमें तमाम अमेंडमेंट की जरूरत है। हालांकि तमाम वकीलों पे जुल्म ज्यादती हो रही है, उसको लेकर के अभी तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का डिमांड किया गया। सेंट्रल स्तर पर पब्लिक आपके साथ नहीं खड़ी है और ना ही पब्लिक ने कोई डिमांड किया है। पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो हाथरस का मैटर हो, चाहे दिल्ली का मैटर हो, चाहे बॉम्बे का हो, चाहे केरला में वकीलों की गिरफ्तारी के मामले को लेकर के आज भी जनता आपके साथ खड़ी नहीं। क्यों? जब आप आंदोलन करते हैं तो आंदोलन से जनता का नुकसान हो रहा है। और जब न्यायिक कार्य, आपने कहा कि बरेली में सैटरडे को स्ट्राइक है, सीतापुर में भी हमने कई बार देखा कि लगातार स्ट्राइक चल रही है। हमारे यहाँ बलरामपुर में भी खीरी में एक मैटर हुआ था, वकील के साथ घटना हुई थी लेखपाल को लेकर के, उसमें हुआ। ग्राम न्यायालय की स्थापना को लेकर के भी बहुत सारा बवाल हुआ, जिसको लेकर के बहुत सारे मामला हुए और हर सैटरडे को स्ट्राइक की गई। स्ट्राइक कर देने से आप समझिए कि नुकसान, आप पुलिस के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं, लेखपाल के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं, आखिर वो पब्लिक किसके पास आती है? जो एडमिनिस्ट्रेशन से मारी जाती है। एक दरोगा प्रताड़ित करता है तो दुकान आपकी खुलती है, वो आपके दरवाजे पे भाग के आता है, नेता कोई नहीं सुनता है, अधिकारी कोई नहीं सुनता है, तो आपके माध्यम से आता है। अगर आप भी पीड़ित की दुकान को बंद किए होंगे, एक हिसाब से अगर ये कहा जाए तो लॉयर जो होता है वो पीड़ित पक्ष को बुला कर करके और पीड़ित की एक दुकान खोले हुए है, हेल्प सेंटर है। अगर आप हेल्प सेंटर को सरकार को दबाव बनाने के लिए अगर बंद करते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर ये देखा जाए तो आपने मतलब मजलूम और परेशान की मदद नहीं की है, बल्कि आपने उस दुकान को बंद किया जहां से मजलूम की आवाज उठाई जा सकती थी और उसके जुल्म के खिलाफ कोई भी आवाज उठती उस पर ऑर्डर पास होते। यानी आपने मजलूम को परेशान किया है अपनी वकालत को बंद कर करके, जो भी एक दिन आपने बंद किया है। तो ऐसी स्थिति में स्ट्राइक जो होना चाहिए उससे सरकार को हिलनी चाहिए, ना कि वादकारी जो सरकार से परेशान होकर के आपके दरवाजे पे आता है, आप उसको परेशान करने लगे हैं जो आपके पास आ रहा है। सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है। सरकार को आपको हिलाने का जरिया क्या है? सरकार आर्टिकल 21 के तहत आपको प्रोटेक्शन कैसे देगी और सरकार से डिमांड कैसे आप करेंगे कि जो हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन है उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, इस पे केंद्रित करने की बात मैं कर रहा हूं जी। कि सरकार आपकी बात स्ट्राइक करने पे नहीं, आपके पास और कौन सा चार्ट प्लान है आंदोलन का जिसके आधार पे सरकार जो अपने कान में तेल डाल करके बैठी हुई है और पिछले 75 सालों से ये डिमांड चल रही है और अभी तक अगर आपकी बात नहीं सुनी गई है तो आपके पास क्या चार्टर प्लान है कि लखनऊ हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन को बढ़ाया जाएगा और बढ़ाने के लिए क्या आपके पास एहतजाज और एजिटेशन है जिससे क्लाइंट सफर न करे और आपका एजिटेशन कामयाब हो। जैसे तमाम बार हमने देखा रविंद्रालय में आप प्रोग्राम करते हैं, उत्तर प्रदेश के वकील रविंद्रालय के पास आते हैं, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। रविंद्रालय में जो लोग जाते हैं वो एक तो पूर्वांचल से आने वाला नहीं पहुंच सकता है, इलाहाबाद से आने वाला नहीं पहुंच सकता है। आप प्रोग्राम ऐसी जगह पे कर देते हैं जहां हौश पौश एरिया है, जहां पे गाड़ी खड़ी होने की जगह नहीं होती है। तो ऐसा कोई और अगर मेन शहर में करते हैं तो शहर पूरा जाम हो जाता है। आपके स्ट्राइक और आंदोलन की वजह से आम नागरिक को पीड़ा से बचाने का काम वकील का है और वकील ही धरना प्रदर्शन कर करके लोगों को इलाज के और इनके उनके रास्ते को बंद कर रहा है। ये तरीका सही नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या रास्ता है कि आप एजिटेशन भी कीजिए
और काम भी चलता रहे और सरकार अपनी जो नीड में है वो अपनी नीड से बेदार हो और आपकी आवाज सरकार के कानों में पहुंचे, इस पे चर्चा करें। धन्यवाद। आपने इतनी बातें कही कि मैं इनको अगर जोड़ूं तो मुझे याद भी नहीं रहेंगी। और मुख्य जो हमारा लक्ष्य है कि हम कैसे, जो लखनऊ हमारा देश की राजधानी, वो प्रदेश की राजधानी भी है, सेंट्रल में प्रदेश के केंद्र में स्थित भी है, यहाँ के हाई कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है, इलाहाबाद का बहुत सीमित है। अगर कोई हमारा वरिष्ठ वकील जो 70 या 80 का शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, उसको भी कार खड़े करके इलाहाबाद में 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, तब उसको कोर्ट का दरवाजा देखने में मिल पाता है। और लखनऊ हाई कोर्ट में जब वो कार जो खड़ी करता है अंदर नीचे पार्किंग में, तो वहीं पर लिफ्ट लगी है, ऊपर चला जाता है। तो ये सुविधाएं यहाँ की हैं, क्योंकि हमारे जो इम्तियाज मुर्तजा साहब, जस्टिस मुर्तजा साहब, जहां तक मुझे पता है, उन्होंने ही इसका जो नक्शा तैयार हुआ, रूपरेखा तैयार हुई, बिल्डिंग भवन तैयार हुआ, तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो तो बात का है। हाँ। पहले जस्टिस उमानाथ सिंह साहब ने इसको जी, वो किया है, जी, उसके बाद लोकार्पण और उसके जो बहुत फंक्शंस बचे हुए थे उसको मुर्तजा साहब ने किया हाँ, है। तो फिर भी तो ये उन्होंने इसमें इसकी स्टार्टिंग करने में जस्टिस उमानाथ सिंह का बहुत बड़ा रोल हाँ। है। वो डेली प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रूरल को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को 2 बजे से कोर्ट में खड़ा कराए रहते थे और डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते थे। तो इसका काम बहुत तेजी से हुआ था। हालांकि आखिर में इम्तियाज मुर्तजा साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। मेरी गलती है कि मैं ऑनरेबल जस्टिस उमानाथ सिंह का नाम नहीं याद कर पाया या भूल गया। और वैसे भी नींव के पत्थर को बहुत कम लोग याद करते हैं, तो वो नींव के पत्थर थे, पुनः स्मरण उनका। उन्होंने, लेकिन उनकी जो भावना थी वो यही थी कि इलाहाबाद तक जाने में, जो आज प्रयागराज हो गया, वहां तक जाने में काफी हमारे यहाँ के प्रदेश के वादकारियों को दूरी का सामना करना पड़ता। अब जो सेंट्रल प्लेस पे हमारा हाई कोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर नया है, तो यहाँ पर वो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो यहाँ से जिले जोड़े जाएंगे, वादकारियों को सुविधा होगी। और जो अपने शासन के भी जो मुख्यालय हैं, वो भी केवल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जरूर इलाहाबाद में है, पुलिस का पीएससी मुख्यालय वहां है, बाकी सभी मोहल्ले यहाँ ही हैं, तो ये अच्छी बात है। तो केवल देखिए स्ट्राइक का जो रूपरेखा है जिससे यहाँ आए, मैं वही जो आपने कहा वही, वो मेरी जबान फसल गए होगी कि हम अधिवक्ताओं के बस का नहीं है। तो बस का इसलिए नहीं है कि हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हमें केवल शासन को, सरकार को और आम जन को यह बताना कि आपकी आवाज हम उठा रहे हैं, केवल हमको सहयोग करना है। आज से आप आह्वान करते हैं अधिवक्ता भाइयों का कि वो अपने ग्राम प्रधानों से, वार्ड मेंबरों से, नगर पालिका अध्यक्षों से, अपने महापौर से, विधायकों से और सांसदों से कहिए कि वो जिस अपनी जगह जहां पे जाते हो, जहां प्रतिनिधि है, राज्यसभा है, लोकसभा है, वहां पे अपने ये प्रस्ताव भेजें। आप देखें कि आवाज जनमत होगा। ठीक, आप, हम अधिवक्ता भाई केवल गाइड करेंगे, हड़ताल नहीं करेंगे। जो आपने कहा बड़ा अच्छा कहा कि मजलूम के हित के लिए अगर दुकानें बंद हो जाएंगी, हड़ताल हो जाएगी, वादकारी परेशान होंगे, तो नुकसान तो उन पीड़ितों को होगा और अंततः हमको भी होता है। समाज सब एक दूसरे का पूरक है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आज हम वकील हो गए तो हो सकता है हमारे पिताजी कोई दुकान ही रखे हो, या और कोई छोटा भाई या भतीजा कुछ और ऐसा ही काम कर रहा हो जो उस हड़ताल से इफेक्टेड होता हो। तो हमें केवल और केवल ये मांग कर, जैसे हमारे आजकल वर्तमान अवधवार के जो अध्यक्ष हैं साथी त्रिपाठी जी, ये जब इससे पहले भी अध्यक्ष रहे तो इन्होंने इस बात को उठाई, आवाज को उठाई। अभी दिसंबर में इन्होंने रविंद्रालय में एक कार्यक्रम में किया, इत्तेफाक से मुझे जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही अभी 1 महीने के इनका अभी एक्सटेंशन मिला है अवध बार एसोसिएशन को, वो जैसे ही खत्म हो जाएगा हम इनको भूल जाएंगे। क्यों नहीं, हम पूर्व और वर्तमान से भी इकट्ठे होकर ये बात इकट्ठी करते हैं। क्यों नहीं, जो हमारी अगली मीटिंग हो अवध बार की, उसमें यही चीज बिंदु उठाया जाए और केवल यही उठाया जाए, और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम बहुत अच्छे लक्ष्य पाएंगे। और मैं नहीं समझता कि ये 24 के इलेक्शन तक हमारी आवाज, अभी लोकसभा भंग नहीं हुई है, वहां तक पहुंच सकती है और कहीं ना कहीं से आवाज यहाँ की हो सकती है।
और सुबह शीघ्र में कोई बुराई नहीं होती है। इसको हमें इसी पर करना चाहिए। ज्यादा बातों से कोई लाभ नहीं। आंदोलन में यही है, जनप्रतिनिधि अपनी आवाज को अपने अपने स्तर पे उठाते जाएं, पहुंचाते जाएं, आवाज ऊपर तक जाएगी और हमारा लक्ष्य 24 के इलेक्शन के पहले पूर्ण हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। बात इस बात की है शुक्ला जी कि आपसे पब्लिक क्यों नहीं कनेक्ट हो रही है, जब आप ये कह रहे हैं कि आप पब्लिक के हित की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही तो कहा। पब्लिक आपके साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही है? जब हम गांव में जाते हैं, क्या हमने किसी से ये बात कही कि प्रधान जी ये प्रस्ताव के प्रारूप है, जरा आप बढ़ा दीजिए? तो ये क्या हम आपके जो विधायक बाहर के मेंबर हैं, जो जीते हुए लोग हैं, इस तरह का कोई ऐसा रेगुलेशन और रूल क्यों नहीं बनाते हैं कि आम जनमानस से आवाज उठे? नहीं, जो जीते हुए लोग हैं वो तो सोचते हैं कि हम किसी तरीके से 1 साल के लिए जीत गए। हम क्यों नहीं बनाते हैं, आप क्यों नहीं बनाते हैं? हमें तो केवल कहना ये है, जो अधिकार उनको है वो मुझे है। हो सकता है कि मुझे उनसे ज्यादा एमएलए जानते हो। हम जब जाते हैं उनसे तो कहें एमएलए साहब ये प्रस्ताव है, प्लीज इस पर साइन कर दीजिए। वो बेशक दस्तखत कर देंगे और हमारी बात आगे बढ़ जाएगी। हम उसको कंपाइल करेंगे और पहुंचा देंगे। किसने मना किया है? लेकिन आवाज को हम जब घुमा देंगे और समाज ये समझेगा कि ये वकील साहब तो अपने फायदे की बात कर रहे हैं, हम उन्हें समझा पाएंगे आपके फायदे की है। आप दौड़ के इलाहाबाद जाते हो, वहां वकील साहब ने जरूर आपके लिए आवास में अपने जगह दे रखी है, लेकिन बाद में मैंने भी सुना है कि वहां फोन नहीं उठाए जाते हैं, फीस ज्यादा ली जाती है और आप उनके पास तक नहीं पहुंच पाते हो, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन गैप हो जाता है और संवाद शून्यता में बहुत से नुकसान हो जाते हैं। तो जब तक हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई पीठ का गठन की मांग नहीं होती है, सभी जिले, मेरी फिर मांग है कि 14 जिले यहां हैं, 61 जिले वहां हैं, सभी जिले के सभी प्रशासन के केंद्र हमारे लखनऊ में है और कोई ना हो तो हमारे वादकारियों को सुविधा है। उस हिसाब से जनप्रतिनिधियों से एक आवाज उठे और हम लोग पूरा पश्चिम का वर्ग भेद छोड़ के और वो चीजें हटा के अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रस्ताव का प्रारूप बनना चाहिए। ये ऑनलाइन आपका चल रहा है, जैसा आपके जो क्या नाम संचालक है इन्होंने बताया कि ऑनलाइन, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी अपनी भाषा को संयत रखूंगा और जहां पे मैं गलत बोल चुका हूं उसके लिए क्षमा तो मेरी पहले से ही मांग रहा हूं। तो केवल इतना मुझे कहना है, आप इसको करें, देखें निश्चित। और जो भी हमारे वेस्टर्न यूपी में जो जाते हैं हमारे बार काउंसिल के प्रत्याशी, इनसे एक और एक केवल मांग रखें कि आपको इसकी आवाज उठानी है, आप भूल ना जाइएगा, क्योंकि बहुत से सिरफिरी बातें कोरोना की में सेवा और उल्टी सीधी बातें करके भी हमारे साथी को जीतना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कोरोना में उनने सेवा की होगी, जिसने नहीं की होगी उसने भी की थी, कि वो घर में बैठा तो उसने कोरोना फैलाया तो नहीं। तो वो अनावश्यक बातें हैं। केवल आप लक्ष्योन्मुख प्रयास करेंगे, अर्जुन की तरह मछली की आंख को देखेंगे तो निशाना आपका लगेगा। केवल जनप्रतिनिधियों को से ये प्रस्ताव भिजवाइए, आप अवश्य सफलता हो। इसी आप और हम कुछ नहीं है, ये हमारा जो अभीक्षित मांग है वो अवश्य पूरी होगी और इसे आम जनता के हित के लिए है। ये भाजपा गवर्नमेंट आज सत्ता को में है, इसके हित के लिए है, कि वो ही चाहते हैं कि सब जन हिताय सब जन सुखाय। वो यहाँ लगे हुए हैं तो उनकी भी परिकल्पना पूरी होगी। धन्यवाद।